अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है? ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी मदद से हम वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को, जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम जो कि डेवलप होता है, हम उसमें हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? वेव फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन के एक पार्टिकल कौन सी जगह पे या किस मोमेंटम के साथ मौजूद है, किस स्पेस में, किस जगह पे, कौन सी पोजीशन पर मौजूद है, हम उसको क्या कहते हैं? वेव फंक्शन या फिर स्टेट फंक्शन कहते हैं। और इसकी जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो है साई। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसका मेजर रोल जो है जो कि एक सब्जेक्ट है क्वांटम मैकेनिक्स, मींस के क्वांटम केमिस्ट्री के फील्ड में इसका बहुत अहम किरदार है। क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोग्रेस जो हुई अच्छी तरह से, वो श्रोडिंगर इक्वेशन उस प्रोग्रेस में बहुत अहम किरदार है। ये इक्वेशन श्रोडिंगर, आपने ये देखा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसको पास्टुलेट करने वाला था, जो कि ये जिसने साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दी थी, उसका नेम क्या था? एरविन श्रोडिंगर। उसने 1925 में ये इक्वेशन दी, पास्टुलेट की, और 1926 में ये इक्वेशन क्या की? पब्लिश की। और इसका ये वर्क इतना अच्छा था कि उसको फिज़िक्स के मैदान में नोबेल प्राइज़ मिला 1933 में। तो पहले क्या होता था? ये तो इसने मीन्स के क्या किया कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो कहते हैं कि बुनियाद रखी गई, या फिर कह सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में जो है ना बहुत अहम पेशरफ्त हुई श्रोडिंगर इक्वेशन की वजह से। लेकिन मीन्स के तब जो है 1926 1925 जब ये क्वांटम मैकेनिक्स परवान चढ़ रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी, इससे पहले जो मीन्स के पोजीशन फाइंड करते थे किसी भी पार्टिकल की, या फिर उसकी मोमेंटम फाइंड करते थे कि कौन सी जगह पे या फिर कौन सी मोमेंटम के साथ कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या एनीथिंग एल्स मौजूद है, तो हम क्या करते थे? हम न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हम ये प्रिडिक्शन करते थे। एक इनिशियल कंडीशन को एक रख के जानकर, जो कि हमें पता होती थी कि ये इन कंडीशन के मुताबिक वो पार्टिकल जो है कौन सी जगह पे मौजूद है, तो हम जो ये न्यूटन सेकंड लॉ जो है, इसकी हम मैथमेटिकल जो आपको ये नज़र आ रहा है, F इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू ma, हम इधर से ये सारा डिटरमाइन कर सकते थे। तो आगे हम देखेंगे कि क्लासिकल, ये इसको जो कहते हैं, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। जो बाद में जो श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी, उसने क्वांटम मैकेनिक्स यानी वो एडवांस्ड फॉर्म में जो अभी जो हम जिस पे यानी स्टडी करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, वो अब उन क्लासिकल मैकेनिक्स से हट के क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में अब आ गए हैं, मॉडर्न फील्ड। बोहर का जो मॉडल था उसमें भी थोड़ा बहुत क्वांटम का कॉन्सेप्ट था, मीन्स के उसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का थोड़े से पोस्टुलेट यूज़ किए उसने, और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो कि लाइन स्पेक्ट्रम है वो फाइंड किया, एनर्जी फाइंड की। लेकिन जो उसने जो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही काम किया, सिर्फ उसने रेडियस फाइंड किया, और उसी मीन्स के ऑर्बिटल्स की जो है ना एनर्जी लेवल्स की क्या फाइंड की, उसने सिर्फ एनर्जी फाइंड की। जबकि जो ये है श्रोडिंगर इक्वेशन, इसकी मदद से हम उनकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी और एजीम्यूथल मैग्नेटिक इन सब क्वांटम नंबर्स पर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी और एनर्जी भी मीन्स के एज ए 3 डायमेंशनल वे से हम वो सारा कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं इन स्पेस। तो श्रोडिंगर ने ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी 90% स्पेस में अगर वो उसके चांसेस हैं, तो उसको जो है ना वो उसने कंसेप्ट दिया ऑर्बिटल का। तो अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स से निकल के हम किसकी तरफ आ गए हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में।
क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता था कि फोर्स इज इक्वल टू एम में होता था और इधर से हम पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते थे। हम यही फार्मूले जो है ना पोजीशन और मोमेंटम के लिए, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम इसको वेव फंक्शन की टर्म में हम इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। वेव फंक्शन की टर्म में हम मोमेंटम बताएंगे और पोजीशन बताएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की, कि वो न्यूक्लियस एक एटम में या न्यूक्लियस से कितने फासले पे या कितनी एनर्जी पे मौजूद है। तो अब जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो न्यूटन सेकंड लॉ का या फिर न्यूटन लॉ का क्या है, वो उसका एनालॉग है। मींस के क्वांटम मैकेनिक्स में जो न्यूटन सेकंड लॉ का जो एनालॉग यानी उसकी रिप्लेसमेंट की जिसने, वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर ने जो है ना ये इन बेसिस पे जो है ना ये जो अपना यानी क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में इनकलाब बर्पा किया और न्यूटन सेकंड लॉ को रिप्लेस करके अपनी इक्वेशन दी, वहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशन की, उसको जो क्वांटम की टर्म में उनको डिस्क्राइब किया। वेव की फॉर्म में जो है ना उसने बताया कि जो लाइट है या फिर इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी इमिट करते हैं, मीन्स कि जब एक्साइटेड से वापस ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो एक एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी रिलीज़ करते हैं लाइट की फॉर्म में। तो वो उसने कहा कि यानी ये जो पोस्टुलेट है कि वो यही कि वो वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। अब वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल या वेव नेचर ऑफ द लाइट, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने क्या किया कि अपनी इक्वेशन दी क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में, जो कि जिसने इनकलाब बर्पा किया। दैट इक्वेशन इज नाउन एज द श्रोडिंगर इक्वेशन। द कांसेप्ट ऑफ ए वेव फंक्शन इज ए फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो मीन्स कि उसने वेव नेचर को डिस्क्राइब किया श्रोडिंगर ने। तो दैट मीन्स के एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे मौजूद है या कौन सी स्पेस में कौन सी पोजीशन पे, एटम में कौन सी पोजीशन पे मौजूद है और कितनी एनर्जी के साथ या कितनी मोमेंटम के साथ मौजूद है, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे वेव फंक्शन के ज़रिए से। तो यानी वेव नेचर की बेसिस पे अपनी उसने थ्योरी दी। तो अब ये जो कंसेप्ट दिया था उसने वेव फंक्शन का, वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे बुनियादी क्या है, पोस्टुलेट है। वेव फंक्शन क्या है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम एट ईच स्पेशल पोजीशन एंड टाइम। मीन्स के स्टेट ऑफ द सिस्टम के, एक सिस्टम कौन सी जगह पे या उसकी पोजीशन कौन सी है, टाइम कौन सा है, वो हम जो है ना इसमें अब स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ये है कि श्रोडिंगर जो इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन किस तरह से है। मीन्स के उसने ये डेरिवेशन तो कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर डेरिवेशन जब श्रोडिंगर ने दी थी उस वक्त इसकी डेरिवेशन नहीं दी थी, उसकी एक इमेजिनेशन और उसका खुद का एक वर्क था, थिंकिंग पावर थी, उसने ये इक्वेशन दी थी। बाद में जो है इसके डेरिवेटिव्स इसके जो है वो इंटीग्रेशन ली गई, जो कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन जिसको कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन इसकी ली गई, उसकी यानी जो उसने वेव फंक्शन के बारे में कंसेप्ट दिया था। और जो इसको इस तरह से मीन्स के एक्सप्लोर किया गया कि इसकी मुकम्मल हम इधर से जो डिफ्रेंशिएशन करके हम इसकी एनर्जी भी फाइंड करने के काबिल हुए, टोटल एनर्जी, और इसकी जो वेव फंक्शन का हम स्क्वायर लेके हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करने के काबिल हुए, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये इस साई का जो है ना वो स्क्वायर था, जो कि किसने दिया था, बॉर्न हैबर इंटरप्रिटेशन जब हुई थी तो उन्होंने क्या किया था कि ये जो साई है ये एक क्या है, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये आयोटा आपको नज़र आ रहा है। तो अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इन्होंने क्या किया कि जो मीन्स की जो साई है इसका जब कॉन्जुगेट लेके उसका जब स्क्वायर लिया गया तो स्क्वायर लेने से क्या हुआ कि हमारे पास जो साई था, जो फिर वेव फंक्शन था, उसकी हमारे पास क्या आ गई है, रियल वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स कि अब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एटम से कौन सी पोजीशन पर मौजूद है। तो अब हम इसको डेरिवेशन की टर्म में हम ये देखेंगे कि किस तरह इसकी डेरिवेशन हुई है। एक वेव है, अब वेव जिस तरह आपको नज़र आता है कि वेव किस तरह होती है, कि आपको मैं दिखाऊं कि एक्स एक्सेस है
ये वाई एक्सिस है और इस पर क्या है, एक्स एक्सिस है। तो अब इस पर क्या है, वेव ने ट्रेवल किया है यूं। तो अब इसका जो है ना, उन्होंने क्या कर लिया, एंगल फाइंड कर लिया, एंगल और साइन वगैरह सारे फाइंड कर लिया। इस तरह से ना उन्होंने सारा इसका मीन्स कि एम्पलीट्यूड वगैरह भी सारा फाइंड किया। और इस तरह ट्रायंगल की टर्म में उन्होंने जो है एम्पलीट्यूड, उसका जो लेंथ है वो सारा फाइंड करके ये जो हमारे पास वैल्यू आई वो इस तरह की वैल्यू आई उन जो यानी सॉल्व करने से। क्योंकि हम जो है श्रोडिंगर इक्वेशन में हम वेव नेचर ऑफ द लाइट या वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल स्टडी करेंगे, जो कि मैक्सवेल ने भी यही यानी कहा था कि मैक्सवेल और इंटरफेरेंस से, जो इंटरफेरेंस मैकेनिज्म से जो है हमने देखा है कि लाइट की जो है ना वेव नेचर होती है वो इंटरफेरेंस जो वहाँ पे थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव। और इसके अलावा मैक्सवेल ने भी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि उसकी वेव नेचर है। तो बाद में जब मैक्स प्लांक ने ये कहा कि लाइट जो है वो फोटॉन्स की फॉर्म में, जो कि फिक्स्ड एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी फॉर्म में क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो दैट मीन्स कि वहाँ से हमें ये पता लगा कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करती है और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर तो हमने इंटरफेरेंस से डिटरमाइन कर लिया। अब जो पार्टिकल नेचर है वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से डिटरमाइन किया, जो कि श्रोडिंगर ने क्या किया कि मैक्स प्लांक की जो इक्वेशन थी, यानी वो जो लाइट जो है वो फिक्स्ड एनर्जी पार्टिकल्स में ट्रेवल करती है, यानी HF जिसको कह सकते हैं, जिसको एनर्जी है, ये फिक्स्ड एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, ये मैक्स प्लांक ने दिया था। तो आइंस्टाइन ने फिर इसी को यूज़ करते हुए जो है ना लाइट का उसने क्या किया कि पार्टिकल नेचर क्या की, डिटरमाइन की, जो जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बाद में आइंस्टाइन के वर्क की वजह से हम उसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसी वजह से आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज़ मिला जो फिज़िक्स के फील्ड में, जो मीन्स कि उसने लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर को डिटरमाइन किया। वेव नेचर तो हमने इंटरफेरेंस से डिटरमाइन किया। इसी तरह डी ब्रागली ने फिर डी ब्रागली को का जो कंसेप्ट है वो यही कहा जाता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जो आगे आपको ये नज़र आ रहा है कि डी ब्रागली वेवलेंथ मीन्स कि अगर कोई लाइट जो है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है तो साफ सी बात है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करेगी। अगर पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करेगी या वेव की फॉर्म में, तो वेव की लैम्डा होती है, और जो पार्टिकल है तो H है, जो जिसमें मैस और उसकी मैस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये ड्यूअल नेचर है वेवलेंथ। इसी तरह आइंस्टाइन की एनर्जी है, जो कि मैक्स प्लांक ने मैंने आपको बताया ये है। तो ये सारी चीज़ों को एक यानी एट ए फ्रेम रख के ये इक्वेशन बनाई गई। तो आगे जो है अब हम ये देखेंगे कि किस तरह इसकी क्या हो रही है, डेरिवेशन हो रही है। ये देखें आप y इज इक्वल टू, अब ये इस वेव को सॉल्व किया गया तो हमारे पास इस तरह की क्या आई, y इज इक्वल टू AE आयोटा है कि x माइनस ओमेगा t है, ठीक है। अब y की जगह पे यानी y को हम ये भी कह सकते हैं कि वेव फंक्शन भी कह सकते हैं, बाकी वही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि k की जगह पे हमने जो लेकर आना है वो h लेकर आना है, ठीक है। या k की जगह पे हमने लेकर आना है मोमेंटम बाई H0, और जो ओमेगा है क्योंकि ये एनर्जी के साथ थोड़ा बहुत लिंक है फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई म्यू। तो हमने फ्रीक्वेंसी का फिर इधर देखें कि फ्रीक्वेंसी जो है इधर तो किसके इक्वल है, HE बाई H के। तो अब इधर जो आएगी एनर्जी आ जाएगी, इधर जो k है इसकी जगह पे आ जाएगी मोमेंटम। अब हमने k की जगह पे मोमेंटम लेकर आना है, p बाई h लेकर आना है, और जो ओमेगा है ये ओमेगा की जगह पे क्या लेकर आना है, मीन्स के ओमेगा चूँकि फ्रीक्वेंसी है तो अब क्या होगा इसका कि फ्रीक्वेंसी ये है तो e बाई h होगा, ठीक है, ये है। अब इधर एनर्जी लेकर आनी है, इधर क्या लेकर आना है, मोमेंटम। अब हम अलग-अलग ना ये टर्म्स सॉल्व करेंगे। पहले k को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि डी ब्रागली ने जो ड्यूअल नेचर यानी दी थी उसमें ये कहा था कि वेवलेंथ या मोमेंटम का आपस में क्या ताल्लुक है, कि मोमेंटम डिटरमाइन करनी हो तो मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। h कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट जिसको कहते हैं, क्योंकि प्लांक्स ने ही ये इक्वेशन दी थी जो HF है।
तो एच मोमेंटम जो है किसी भी पार्टिकल की वो इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, मोमेंटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो अगर हम यूं करें कि 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें तो हमारी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब h बाई 2 पाई यानी 2 पाई से डिवाइड किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया है। अब जो इधर h बाई 2 पाई है, h तो वही है, अगर h को 2 पाई से करेंगे तो h बार आ जाएगा, यानी h नॉट भी कहते हैं, ठीक है। और 2 पाई बाई लैम्डा जो है ये k के इक्वल है, k क्या है 2 पाई बाई लैम्डा। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं h बार k, और ये कैसे आई है कि जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाली इक्वेशन है वहाँ पे हमने क्या किया कि 2 पाई से डिवाइड भी किया और 2 पाई से क्या किया मल्टीप्लाई भी किया। तो h बाई 2 पाई है ये h नॉट के इक्वल है, और जो बाकी है 2 पाई बाई लैम्डा ये k के इक्वल है। तो p इज इक्वल टू h नॉट k हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये तो हो गया, हमने मोमेंटम के टर्म में हमने ये सॉल्व कर लिया। अगर हमने इसको फिर हमने अब इधर जो k की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो वो किस तरह करेंगे। अब k की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए हमारे पास p इज इक्वल टू एच के आया है। अब हमने इधर k की जगह पे क्या लिखना है, अब k इज इक्वल टू क्या बनेगा, k इज इक्वल टू बनेगा कि k इज इक्वल टू p बाई p ये है और h बार फिर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। h बार किसके इक्वल है, याद रहें कि h बार जो है वो इक्वल है इसके h बाई 2 पाई के। तो हमारे पास अब हमने k जो k वाली जगह है उसकी जगह पे हम ये लिखेंगे p बाई h बार। इसी तरह जो है आइंस्टाइन ने जो अपनी एनर्जी वाली इक्वेशन दी थी वो, यानी आइंस्टाइन मीन्स के आइंस्टाइन ने उसमें इंटरप्रिटेशन की थी, जो ये वाली जो इक्वेशन है ये तो मैक्स प्लांक ने ही दी थी। मैक्स प्लांक ने जो है यानी कहा था कि जो लाइट है वो वेव पैकेट्स में जो कि फिक्स्ड एनर्जी के होते हैं उनमें ट्रेवल करती है। फिर आइंस्टाइन ने उसको यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस्तेमाल किया, तो यानी उसको उसने सपोर्ट किया, तो इसको इस वजह से आइंस्टाइन एनर्जी भी कहते हैं। वैसे आइंस्टाइन की जो एनर्जी जो अपनी उसकी इक्वेशन थी वो ये थी कि c स्क्वायर थी mc स्क्वायर थी। ये है आइंस्टाइन की एनर्जी इक्वेशन, लेकिन इसको इन्होंने आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन कहा हुआ है तो इससे नहीं घबराना। ये वैसे है एक्चुअली किसकी, मैक्स प्लांक की है, प्लांक्स की है ये इक्वेशन जो एनर्जी वाली। हाँ ये है कि आइंस्टाइन ने इसको सपोर्ट किया और इसको इतना सपोर्ट किया कि इसको यूज़ करते हुए उसने लाइट की पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब कर दी और अपनी भी इक्वेशन दे दी इसको, यानी इसको हम यूज़ करके यानी mc स्क्वायर को h म्यू के इक्वल करके हम ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली मैक्स प्लांक वाली डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर है, हम ये डिटरमाइन करने के काबिल हुए हैं। ये कैसे आई है, mc स्क्वायर को इसके इक्वल करेंगे तो आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा। तो ये मीन्स के इनका वर्क जो है ना इस तरह इंटर रिलेटेड है एक दूसरे को सपोर्ट करने से। तो ये मैक्स प्लांक की जो है इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच म्यू है। अब h तो ये है, अब हमने इधर भी वही करना, 2 पाई से डिवाइड करना, 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 पाई से h बाई 2 पाई मैंने पहले कहा कि h नॉट या h बार के इक्वल है, और 2 पाई f जो है ये किसके इक्वल है, ओमेगा के। तो h नॉट ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, h नॉट इसके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो मीन्स के ये क्या है, ओमेगा। अब हमने इधर ओमेगा की जगह हमने ये वाली मीन्स के अब इसको रीअरेंज करेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाई किसके, h बार के। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के। अब हमने ओमेगा की जगह E बाई एच बार रखना है और k की जगह जो है वो P बाई एच बार रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम यही देखने जा रहे हैं। अब हमने रिप्लेस करनी है वैल्यूज़, k की जगह पे हमने P बाई एच बार
और ओमेगा की जगह पे ई बाई एच बार, तो ये हमने रिप्लेस कर दी हैं। के की जगह पे पी बाई एच बार, के के साथ एक्स था, और जो ओमेगा टी था तो ओमेगा की जगह पे ई बाई एच बार रखा है, बाकी वही है। अब एच बार इन दोनों में कॉमन है, तो एच बार कॉमन यानी बाहर आ गया है, आपको ये नज़र आ रहा है बाहर है। तो अब हमारे पास क्या है, पी एक्स माइनस ई टी है, मीन्स के मोमेंटम और एनर्जी है। अब हमने अलग-अलग से इसके डेरिवेटिव लेने हैं। अब ये x है, x के साथ क्या है, मोमेंटम है। अब हमने मोमेंटम वाली टर्म अलग निकालनी है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, जो टाइम के साथ क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी वाली टर्म हमने अलग निकालनी है। हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, टोटल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एनर्जी है उसको मोमेंटम के साथ यानी इंटरलिंक करके हम मोमेंटम के ज़रिए से जो है ना हम ये सारी अपनी एनर्जी फाइंड करेंगे, ताकि ये मोमेंटम और ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ आ जाएंगी। तो हमने अब मोमेंटम के साथ क्या है, एक्स, तो यानी पी के साथ है एक्स। अब हम एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, 2 दफ़ा लेंगे, ठीक है। 2 दफ़ा क्यों लेंगे, क्योंकि उसके साथ जो है ना अब एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने से आयोटा आएगा, तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा और कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा। इससे हम जब दूसरी दफ़ा यानी उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म आएगी। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो सिर्फ एक दफ़ा लेंगे, और एक दफ़ा लेने से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की टर्म में। अब हमारे पास मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो मोमेंटम की टर्म में आई है, और एनर्जी की वैसे टोटल एनर्जी की टर्म में वैल्यू आएगी हमारे पास। तो लेट अस स्टार्ट कि हाउ टू डिफ्रेंशिएशन। अब हम डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, ये वाली है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम दो दफ़ा इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस इक्वेशन की। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन हम यानी डिफ्रेंशिएशन टर्म लगाई हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स है, इसी साई का है। फिर आगे जो है इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहली दफ़ा, तो क्या होगा कि जो पी ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो टी ज़ीरो, ये एनर्जी ये सारी ज़ीरो हो जाएगी। अब ये वाली जो टर्म है, इससे जो पी है यानी अब आई पी बाई एच है, ये आई पी बाई एच नीचे डिवाइड हो रहा है इससे। तो अब आई पी बाई एच डॉट आगे वही का वही रहेगा, ए ई ये जिस तरह है, ए ई आई बाई एच पी एक्स माइनस ई टी, ये किसके इक्वल है, साई के। तो इसकी जगह हम साई रख लेंगे बाद में। अब हमारे पास ये आया है आयोटा। अब आयोटा को ख़त्म करना है, तो जब दूसरी दफ़ा हम इसका यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरी दफ़ा भी यही वैल्यू आएगी, आई पी बाई एच। अब हमारे पास आई स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा बाई एच स्क्वायर, ऐसे ना दूसरी दफ़ा भी यही टर्म जब आएगी। तो आई स्क्वायर किसके इक्वल है, ये कम्प्लेक्स आयोटा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट -1 के। अब इसका जब आयोटा का क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो क्या होगा, तो साफ सी बात है उसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 या माइनस, अब आयो दूसरी दफ़ा हम डिफ्रेंशिएशन लेंगे, दूसरी दफ़ा आई पी बाई एच आएगा, तो आई स्क्वायर मीन्स का आई स्क्वायर -1 है, तो ये माइनस आ गया आपके सामने। बाकी पी स्क्वायर आएगा, बाई एच स्क्वायर आ जाएगा, ये वैसे की वैसे ही रहेगी। अब ए ई आई बाई एच पी एक्स माइनस ई टी ये किसके इक्वल है, अब ये देखें, ये जो है ये वही टर्म है, तो दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, साई के इक्वल है। तो अब इधर जो है हम रिप्लेस कर देंगे किसके, ये साई है, तो ये साई है। बाकी ये हमारे पास ये टर्म आई है, ये जो है काइनेटिक एनर्जी टर्म है। अब ये कैसे है, ये अब आगे हम देखने जा रहे हैं। तो 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएशन लेने से हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब आगे है कि ये अब साई आ गया उसकी जगह पे। अब क्या करना है, जो है पी स्क्वायर डॉट साई है, एच स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेकर जाना है, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर को इधर लेकर आना है। तो पी स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर साई, ये जो डबल डेरिवेटिव है।
अब हमने उसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना एक दफ़ा डिफ्रेंशिएशन लेना है ताकि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाए। 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएशन लेने से पी से यानी पी एक दफ़ा लिया तो पी की वैल्यू आई, 2 दफ़ा लिया तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर जो है वो वैल्यू आई, यानी मोमेंटम की टर्म में हमने फाइंड किया है। अब हम टोटल एनर्जी यानी ई जो है इसको फाइंड करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक दफ़ा लेंगे डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन। तो एक दफ़ा डिफ्रेंशिएशन लेने से हमारे पास यानी साई विद रिस्पेक्ट टू टाइम साई से ओमेगा डेल्टा साई बाई डेल्टा टी। अब हमारे पास वही एनर्जी यानी थी ई थी तो आई ई बाई एच बार डॉट वही जो साई की वैल्यू है। अब इधर जो साई की वैल्यू लिख लेनी है माइनस, अब ठीक है। तो अब इधर जो है हमने किसकी वैल्यू लिख लेनी है, साई की वैल्यू लिख लेनी है। और अब जो आई ई बाई एच बार है इसको हमने करना है रीअरेंज। आप देखें अब जब ये इधर जाएगी ये वाली माइनस आई बाई एच बार तो इधर होके क्या हो जाएगा, एच इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब इधर एच जब लेकर जाएंगे तो इधर एच आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आई है डिवाइड हो जाएगा और आई के साथ क्या है माइनस है तो इधर आके माइनस आ जाएगा। याद रखें 1 बाई आयोटा यानी आई माइनस 1 बाई क्या है आयोटा बराबर होता है किसके, ये होता है आयोटा के, ठीक है। माइनस 1 बाई आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा के। अब ये देखिए माइनस 1 बाई आयोटा है तो ये आयोटा है, बाकी एच का एच, ये आयोटा ऊपर चला गया, माइनस ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास आ गई है। साफ सी बात है कि कोई भी टर्म हो, अगर फ़र्ज़ करें कि माइनस 1/2 है तो जब इसको ये किसके इक्वल होगा, जब इक्वल होता है पॉजिटिव 2 के। जब 2 ऊपर जाएगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह आयोटा माइनस 1 बाई आयोटा था तो जब ऊपर गया तो माइनस ख़त्म हो गया, आयोटा आ गया, बाकी एच है और जो यानी साई और ये वही है। तो अब क्या था कि इसको हम एच को उधर ले गए थे, इसको नीचे ले आए थे, बाकी इधर हमारे पास क्या रह गया था, एनर्जी रह गई थी, मीन्स कि ये रह गई थी एनर्जी इज इक्वल टू ये। अब इधर मैंने आयोटा ख़त्म किया, आयोटा आ गया है, तो अब टोटल एनर्जी जो है हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, आई आयोटा एच बार डेल्टा साई बाई डेल्टा टी आ गया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कर लिया हमने और विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 दफ़ा हमने इसके डेरिवेटिव ले लिए जिससे हमें पी स्क्वायर की क्या आई है, वैल्यू आई है। अब आगे जो है जो हमारा अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, टोटल एनर्जी फाइंड करने जा रहे हैं। किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे है। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 1/2, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² है। अगर हम ऊपर भी m से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी m से क्या करें, डिवाइड करें, तो m मल्टीप्लाई बाई m² ऐसे हो जाएगा। v² पहले ही है काइनेटिक एनर्जी के साथ, m² v² बाई m से डिवाइड भी किया तो नीचे m आ गया है। ये 1/2 वैसे जो यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ है। अब m² v² है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। अब ये 1/2 है, इधर m है तो हम 2m, एक ही बात है, वही जो चल रही है। अब ये जो mv है ना, ये किसके इक्वल है, मोमेंटम के, ठीक है। अब ये mv किसके इक्वल है, मोमेंटम के। तो mv का स्क्वायर है तो साफ सी बात है, जो mv मोमेंटम है तो अब उसका स्क्वायर है तो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी वही का वही है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, p² बाई 2m के। तो अब ये जो है बाकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2m, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि v है। अब हमने दोनों साइडों से किससे मल्टीप्लाई करना है, साई से या वेव फंक्शन से। ई के साथ साई है, इसके साथ साई है, इसके साथ भी क्या है, साई है। अब हमने जो एनर्जी की वैल्यू यानी फाइंड किया है, ई साई की वैल्यू जो पहले फाइंड की है, ये वैल्यू ई साई की जगह पे हमने पुट करनी है। और जो p² साई बाई 2m यानी p² साई है, ये वैल्यू p² साई
कहाँ पे है, ये है पी स्क्वायर साई। इसकी जो ये वैल्यू है हमने इधर आके क्या कर लेनी है, रिप्लेस कर लेनी है। पी स्क्वायर साई की जगह पे हमने जो थी हमारी वैल्यू एच स्क्वायर थी, और क्या थी, पी स्क्वायर साई एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर थी, और साई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा एक्स है। तो माइनस एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई बाई यानी डेल्टा स्क्वायर साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर है। बाकी ये 2m इसके साथ है, ये हमने नीचे लिख लिया है। बाकी ये जो है ना एज इट इज़ जैसे है ये वैसे के वैसे ही है। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये श्रोडिंगर की इक्वेशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। मीन्स कि इधर आपको टाइम का फैक्टर नज़र आ रहा है, आपको टाइम का क्या नज़र आ रहा है, फैक्टर। अब ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये आपको टाइम का फैक्टर नज़र आया है। आगे क्या है, आगे ये है कि आगे अगर हम, ये तो था कि एक ही टर्म में मीन्स के एक्स की टर्म में, अगर हम ये यानी सिंगल डायमेंशनल 2D थी, अगर हम 3 डायमेंशनल देखेंगे तो वो तो एक्स था ना, अब हम उसको तीनों में लिखेंगे। एक्स क्या, यानी जो ये टर्म थी ये वाली कहाँ पे है, ये एच स्क्वायर बाई 2m के साथ ये है। अब इसको हम ब्रॉड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ भी लिखेंगे, वाई स्क्वायर भी और डी स्क्वायर भी। इससे ये होगा कि हमारे पास 3D आ जाएगी, यानी जो इसके साथ हमने ये लिखा है। बाकी ये वैसे है, ये भी वैसे, बस ये जो है ना साई के साथ ये, यानी साई 3 डायमेंशनल लिखा है। इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऑपरेटर है ये डेल्टा स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है। इस ऑपरेटर को कहते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है, लैप्लेशियन ऑपरेटर है। और ये कौन सी एनर्जी, ये ई है, मीन्स के ये कौन सी है, टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी है वो इसके इक्वल हो जाएगी माइनस एच स्क्वायर बाई 2m लैप्लेशियन ऑपरेटर। यानी ये जो सारी वैल्यू है, जो आपको मैं दोबारा से ये दिखा दूँ, ये जो सारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको हमने रिप्लेस किया है किससे, डेल्टा स्क्वायर से, इससे रिप्लेस किया है, जो कि लैप्लेशियन ऑपरेटर है, लैप्लेशियन ऑपरेटर। ठीक है, लैप्लेशियन ऑपरेटर ये है। तो ये है लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो हमने ये सारी जो साई के साथ जितने भी थे डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये थे, जो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया है। अगर हम ये वाली, ये टोटल एनर्जी है, ये हमने पहले रिप्लेस किया। अगर हम ये ई लिख दें तो ई इज इक्वल टू जो है, बाकी यही कि ये सारी टर्म लिख दें, इधर हमारे पास टाइम नहीं आएगा, अब टाइम ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इधर ई लिख दिया, ई साई लिख दिया है। अब ई साई, बाकी ये जो है ना, ये सारी वैल्यू ये दोबारा आ जाएगी नीचे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो जो ये तो है टाइम डिपेंडेंट है। अब हमारे पास क्योंकि अब इसमें इसको हमने ई से रिप्लेस कर दिया, बाकी ये वाली वैल्यूज़ हैं इसको हमने लैप्लेशियन ऑपरेटर से कर दिया है। तो अब ये जो जितनी भी हमारे पास बाकी इसको नीचे ले आएंगे, इनमें टाइम फैक्टर नहीं है। तो जो अब हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये है, अगर ये वाली सारी टर्म है इसको हम रिप्लेस कर दें, ऑपरेटर है एक, क्योंकि हम ये जो है ना सारी जो इतनी बड़ी वैल्यूज़ को सिंपल टर्म में लिखना चाहते हैं, जिस तरह ये सारा लिखा है तो इसको हमने इससे किया है, तो इसको कहते हैं ऑपरेटर, जो इसको शॉर्ट कर देता है, सिंपल लेकर आ जाता है। इस सारी टर्म को जो आपको ये नज़र आ रही है, ये वाली टर्म, इसको हम एक ऑपरेटर है जिसका नेम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। बाकी साई का साई वैसे ही वैसे रहेगा जैसे था। तो अब एनर्जी ये सारा किससे रिप्लेस हो गया, हैमिल्टोनियन से। अब एनर्जी है, यानी एनर्जी ऑपरेटर है इसका कौन सा है, हैमिल्टोनियन। तो एनर्जी इज इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के। तो ये था सारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिससे हमने 3 डायमेंशनल यानी स्पेस में हमने टोटल एनर्जी फाइंड किया कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल है।
इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इधर से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एजीम्यूथल और या मैग्नेटिक, इन सब की एनर्जी फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे जब इसको हम एक सिंगल हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करेंगे या किसी भी एटम के लिए। और इसी तरह जब हम साई का स्क्वायर लेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के एक इलेक्ट्रॉन एटम में कौन सी पोजीशन पर मौजूद है वो भी हम फाइंड करने के काबिल हो जाएंगे।